दोस्तों नमस्कार। जीएससी के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज से हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, दैट इज ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में एक सेक्शन हम स्टार्ट कर रहे हैं, इंडियन ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में पहले हम इंडियन ज्योग्राफी करेंगे, फिर फिजिकल पे जाएंगे। इंडियन ज्योग्राफी में जो सबसे पहला टॉपिक है वो है इंडिया का इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम बहुत सारी बातों को जानेंगे। ज्योग्राफिक लोकेशन ऑफ इंडिया क्या है, लोकेशन क्या है इंडिया की। अब लोकेशन में दो चीजें कि ग्लोब पे उसकी क्या सिचुएशन है, उसकी अक्षांशीय लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल लोकेशन क्या है, और लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल लोकेशन कैसे उसके क्लाइमेट को और कैसे उसके सोसाइटी को, इकोनॉमी को कैसे अफेक्ट करती है। लैटिट्यूडनल या लॉन्गिट्यूडनल सिचुएशन लोकेशन किसी भी लैंडफॉर्म की, किसी भी भूखंड की जो स्थिति होगी ग्लोब पे, उसके अकॉर्डिंग उसका क्लाइमेट, उसके वहाँ के लोगों के रहने की आदतें, वहाँ के लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा, वहाँ के लोगों द्वारा खाया जाने वाला खाना, इनफैक्ट सारी ही चीज़ों पर बहुत गहरा प्रभाव रहता है। तो उसको हम रिलेट करेंगे, इंडिया की ग्लोबल पोजीशन क्या है, ग्लोब पे उसकी स्थिति क्या है, और उसके अगल बगल चीज़ें कैसी हैं जिनका उस पर प्रभाव पड़ता है। जैसे आपसे पूछा जाता है कि हिमालय का क्या प्रभाव पड़ता है भारत की संस्कृति पर, भारत की अर्थव्यवस्था पर, भारत के सामाजिक ताने बाने पर क्या प्रभाव पड़ता है हिमालय का। उसका उभय तटीय होना, दोनों तरफ उसका कोस्ट होना उसकी अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करता है, उसके जलवायु को कैसे प्रभावित करता है, ये सारे बातें भी पूछी जाती हैं। तो ये सारी हम कैसे जान पाएंगे, उसके ज्योग्राफिक लोकेशन के द्वारा। फ्रंटियर कहाँ कहाँ है उसका, तो दो तरह की सीमा रेखाएं दो तरह की फ्रंटियर पाए जा रहे हैं। एक लैंड फ्रंटियर पाया जा रहा है जिसके साथ आपका पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान और म्यांमार और बांग्लादेश जुड़े हैं। इधर जाइएगा तो इसके साथ इंडोनेशिया जुड़ा हुआ है, श्रीलंका जुड़ा हुआ है, मालदीव जुड़ा हुआ है। और म्यांमार ऐसा है कि जो लैंड के साथ भी बाउंड्री शेयर करता है और यहाँ वाटर के साथ भी बाउंड्री शेयरिंग करता है। जो अंडमान निकोबार आइलैंड ग्रुप का सबसे नॉर्दर्न आइलैंड है जिसका नाम कोको आइलैंड है, वो कोको चैनल, जो कोको चैनल और अंडमान निकोबार के सबसे उत्तरी द्वीप के साथ अलग करता है म्यांमार को। तो म्यांमार ऐसा देश है जो हमारे दोनों तरह की बाउंड्री शेयरिंग करता है, वाटर बाउंड्री भी और लैंड बाउंड्री भी। नीचे आपने देखा कि इंडोनेशिया है, श्रीलंका है और मालदीव है, तीन ये देश हैं। और इधर 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 10 देश हमारे साथ बाउंड्री शेयरिंग करते हैं। इसमें से कुछ लैंड बाउंड्री शेयरिंग करते हैं, कुछ वाटर बाउंड्री शेयरिंग करते हैं। इन बाउंड्रीज को लेके कुछ डिस्प्यूट्स हैं, उन पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन होने जा रहा है, लेकिन हम इसको एक ही वीडियो में सारा कर पाएंगे ये पॉसिबल नहीं है। ऐसा करने से वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसमें हम जितना आज के वीडियो में कर पाएंगे करेंगे, नहीं तो फिर इसके आगे वाले वीडियो में आपको इससे आगे की इंफॉर्मेशन मिलेगी। इनके अलावा हम जब इनकी चर्चा कर चुकेंगे तो इसके अलावा हम पॉलिटिकल यूनिट्स कौन कौन सी हैं भारत में, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। उनका कैसे इंटीग्रेशन हुआ, जो पॉलिटिकल यूनिट्स हैं उनका कैसे इंटीग्रेशन हुआ, इस बात पर भी हम चर्चा करेंगे। कुछ फॉरेन टेरिटरीज को भी हमने इंटीग्रेट किया है इंडिया में, उनकी भी बात हम लोग करेंगे। स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है भारत का, रणनैतिक महत्व क्या है भारत का। जो स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस आप देखिए ना, इंडिया और चाइना के बीच में जो राइवलरी चल रही है, इंडिया और चाइना के बीच में जो तनाव चल रहा है, वो उसके कई सारे स्ट्रैटेजिक रीजन्स हैं। उनको भी हम इसके माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे भारत की ज्योग्राफी स्ट्रैटेजी के पॉइंट से महत्वपूर्ण है, रणनीति के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसके बारे में बात करेंगे। मेजर डिस्प्यूट्स कहाँ कहाँ पे हैं भारत और पाकिस्तान के साथ, यहाँ पे क्या सीमा विवाद है और यहाँ पे क्या सीमा विवाद है, यहाँ क्या सीमा विवाद है, उन सब की चर्चा करेंगे। कैसे डिस्प्यूट खड़ा हुआ उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। चाइना के साथ क्या हमारे बाउंड्री डिस्प्यूट्स हैं, उन पर बात करेंगे। बांग्लादेश के साथ हमने क्या सेटलमेंट किया है अभी हाल में, उसकी चर्चा करेंगे। नेपाल के साथ हमारे क्या बाउंड्री डिस्प्यूट्स हैं, उन पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया जाएगा, लेकिन बहुत संभावना नहीं है कि ये एक लेक्चर में हो पाएगा या 2 लेक्चर में हो पाएगा।
दो से तीन लेक्चर इसमें जाएंगे। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंडिया की ग्लोबल लोकेशन से कि उसकी ग्लोब पर क्या सिचुएशन है। अगर ग्लोब पे हम इंडिया की सिचुएशन को, इंडिया की लोकेशन को समझने का प्रयास करें और हम मान लें कि ये है पृथ्वी, तो हम जानते हैं कि देखिए हम पृथ्वी पर किसी भी भूखंड की भौगोलिक स्थिति के निर्धारण के लिए हमने कुछ इमेजिनरी लाइंस बना रखी हैं, इमेजिनरी लाइंस बना रखी हैं। और ये क्या करती हैं, ये इमेजिनरी लाइंस कई काम में आती हैं। एक तो पृथ्वी पर होने वाले समय के परिवर्तन का अध्ययन करती हैं, पृथ्वी के अलग अलग क्षेत्रों में होने वाले जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करती हैं, तापीय दशाओं का अध्ययन करती हैं कि कहाँ पर अर्थ सरफेस के कौन से हिस्से पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा, कौन से हिस्से पे टेम्परेचर कम होगा। इसकी भी एक साइंटिफिक स्टडी में ये इमेजिनरी लाइंस हमारी हेल्प करती हैं। पृथ्वी पे कहाँ पहले दिन होगा, कहाँ रात होगी, कहाँ पे दिन हो रहा होगा तो कहाँ रात हो रही होगी, और एक यूनिफॉर्म टाइम कैलकुलेशन में भी हमारी लाइंस हेल्प करती हैं। लेकिन अभी हमारा टॉपिक ये नहीं है कि हम लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल लाइंस को बहुत डिटेल में पढ़ें और बहुत उनमें कॉम्प्रिहेंसिव बात करें। अभी हमें इसको इंडिया के कंटेक्स्ट में समझना है। तो हम एक बात समझ लें कि जो लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल लाइंस हैं, ये दोनों ही लाइन मिलकर क्या करती हैं, ये दोनों ही लाइन मिलकर किसी भी भूखंड की भौगोलिक स्थिति के निर्धारण में हमारी सहायता करती हैं। हम जान पाते हैं कि कोई पर्टिकुलर लैंड, कोई पर्टिकुलर कंट्री, कोई पर्टिकुलर लैंड फॉर्म कहाँ पर पाया जाता होगा, कहाँ पर लोकेटेड होगा। इसकी जानकारी के लिए हम कुछ इमेजिनरी लाइंस की सहायता लेते हैं। कैसे कर पाते हैं इस काम को जरा देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा शॉर्ट में। देखिए, अगर हम इस पूरे गोले पे आपसे पूछें कि इंडिया कहाँ है, तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी आपको। गोला, ये तो वृत्त बना हुआ है, वो गोला है, पृथ्वी गोला है। हालांकि वो उस पर भी विवाद है, उस पर भी बात चलेगी कि गोला है कि क्या है, उस पर हम बाद में डिस्कशन करेंगे। अभी मान के चलते हैं कि वो गोला है। तो पूरे गोले पे इंडिया की लोकेशन क्या है, कैसे डिटरमाइन करेंगे आप, कैसे तय करेंगे कि इंडिया की लोकेशन क्या है? बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो इस मुश्किल को हम कैसे कम कर सकते हैं? इस मुश्किल को हम ऐसे कर सकते हैं कि हमने यहाँ पे बीचों बीच में एक लाइन खींच ली, और हमने बीचों बीच में जो लाइन खींची उसको हमने 0 डिग्री लैटिट्यूडनल लाइन कहा, नाम दे दिया इसको लैटिट्यूडनल, इसको लॉन्गिट्यूडनल नाम दे दिया। अब गोला देखिए 2 हिस्सों में बट गया, गोला 2 हिस्सों में बट गया। कौन कौन से हिस्से बन गए? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर, 2 हेमिस्फेयर बन गए। अभी तक केवल स्फेयर था। अब ये लाइन खींच जाने से क्या, वो लाइन ऐसे खींची हुई, वृत्त खींचा हुआ है, ये लाइन नहीं है। गोले पे लाइन खींचेगी तो वृत्त में खींचेगी, तो एक वृत्त खींचा हुआ है। इस वृत्त ने क्या किया कि उस गोले को 2 हिस्सों में बांट दिया, और 2 हिस्सों में बांट दिया तो 2 गोलार्ध बन गए। गोलार्ध मतलब हेमिस्फेयर बन गए। कौन कौन से हेमिस्फेयर बन गए? ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर हो गया, ये सदर्न हेमिस्फेयर हो गया। अब आपसे किसी ने कहा कि भाई इंडिया जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है, उत्तरी गोलार्ध में है। तो अगर किसी ने कहा कि इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है, तो अब थोड़ा आपको समझना आसान हो गया कि इंडिया एक्चुअली कहाँ है। पहले तो आपको पता ही नहीं था कि इस पूरे गोले में कहाँ है। फिर हमने एक इमेजिनरी लाइन खींची और हमने कहा भाई ऐसा है कि इंडिया इज लोकेटेड इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर ऑफ अर्थ। भारत जो है पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो आपको एक मोटी बात आपके जहन में आई कि भाई भारत इधर नहीं हो सकता है, इधर कहीं है। लेकिन ये भी बड़ी मोटी बात हो गई क्योंकि ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर भी बहुत बड़ा है। तो हमने क्या किया कि हमने एक और इमेजिनरी लाइन खींची, और इस इमेजिनरी लाइन ने क्या किया, गोले को बांट दिया किसमें? वेस्ट और ईस्ट में, पश्चिम और पूरब में। पश्चिम और पूरब में बांट दिया। अब हमने कहा कि भाई ऐसे तो ये नॉर्थ हेमिस्फेयर में है और ऐसे ये ईस्ट हेमिस्फेयर में है। तो देखिए आपकी क्लियरिटी और बढ़ गई। अब आपको समझ में आया कि इंडिया यहाँ कहीं होगा या गोले के इस हिस्से में होगा, है ना। पहले क्लियरिटी क्या, पहले तो बिल्कुल कुछ नहीं पता था गोले में कहाँ है इंडिया। फिर हमने एक इमेजिनरी लाइन खींची, हमने कहा भाई उत्तर में है, तो आपको समझ में आया कि इस गोलार्ध में कहीं होगा। फिर हमने एक और लाइन खींची, हमने कहा कि नहीं इसके ईस्ट में है, तो आपको एक बात क्लियर हुआ कि भाई ये गोले में कहीं नॉर्थ ईस्ट में है इंडिया। अब हमें चाहिए बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन इंडिया की। तो हम क्या करें कि इसको आधार मान के हर एक डिग्री पे एक इमेजिनरी लाइन खींच लें। अब जब हम ये लाइन खींच रहे होंगे तो कहीं ना कहीं पे इंडिया टच कर जाएगा।
तो जो सबसे नीचे जहां इंडिया टच करेगा और सबसे ऊपर जहां टच करेगा, इसको हम क्या कह देंगे कि ये इंडिया की लैटिट्यूडनल लोकेशन है, ये इंडिया की अक्षांशीय स्थिति है। कुछ नहीं है, लाइंस हैं, इमेजिनरी लाइंस हैं। और अक्षांश शब्द के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िएगा, बस याद रखिए कि लाइन नंबर 8 से लेकर लाइन नंबर 37 के बीच में इंडिया है। उत्तर में लाइन नंबर 8 से लेकर लाइन नंबर 37 के बीच में इंडिया। लाइन नंबर्स किस नाम से जाने जा रहे हैं? लैटिट्यूड के कंफ्यूजिंग वर्ड के नाम से जाने जा रहे हैं। तो आप लैटिट्यूड याद रखिए, लाइन नंबर याद रखिए। अब ऐसा भी हो सकता है कि कोई कंट्री जो है ऐसा हो जाए कि वो 8 नंबर की लाइन से नहीं स्टार्ट हो रहा है और 9 के पहले ही स्टार्ट हो जा रहा है, 8 और 9 के बीच में स्टार्ट हो जा रहा है। तो उसकी लोकेशन को आप कैसे डिटरमाइन करिएगा? तो उसकी लोकेशन के डिटर्मिनेशन के लिए हमने क्या किया, इसको 60 पार्ट में बांट लिया और उसको हमने मिनट लाइन कह दिया। अब ये इनके बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है और 111 किलोमीटर को आप 60 बराबर हिस्सों में बांटिएगा तो कम आ जाएगा। वो 111 किलोमीटर है, उसको 60 से बांटिएगा तो लगभग 1 किलोमीटर के आसपास आएगा। फिर उसको भी आप 1 किलोमीटर समथिंग आएगा, 2 किलोमीटर से कम आएगा। जब उसको भी 60 भागों में बांटिएगा तो वो मीटर में आ जाएगा। और जब भी आप किसी भी ऐसी सिस्टम का यूज करते हैं, जैसे आप ओला कार बुक करते हैं, आप कोई और इस तरह की चीज़ें यूज करते हैं जिसमें ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम को काम करना होता है, तो वो इसी तरह से काम करता है। इसी तरह के पृथ्वी पर बहुत इस तरह के निर्देशांक बना लिए गए हैं, कोऑर्डिनेट्स बना लिए गए हैं। उन्हीं कोऑर्डिनेट्स को स्टडी करके आप किसी की भी लोकेशन को जान सकते हैं। तो अभी देखिए, आपको ये पता चल गया कि भाई ये लाइन नंबर 8 से लाइन नंबर 4 के बीच में है, लेकिन लाइन नंबर 8 से लाइन नंबर 4 के बीच में काफ़ी स्पेस आ जाएगा। तो इसके और क्लियर कट डिटर्मिनेशन के लिए हमने इधर भी लाइनें हर डिग्री पे खींच ली और हमने देखा कि जो लाइन नंबर 68 है वहाँ से इंडिया स्टार्ट होता है और लाइन नंबर 97 पे इंडिया का सबसे ईस्टर्न पॉइंट पड़ता है। तो हमने क्या कहा, ये लाइन नंबर 68 से लाइन नंबर 97 के बीच में है। और सेम कंडीशन यहाँ भी हो सकती है कि कोई कंट्री ऐसा हो सकता है या कोई लैंडफॉर्म ऐसा हो सकता है जो 2 लाइनों के बीच में स्टार्ट हो रहा हो। तो उसकी लोकेशन को डिटरमाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको भी 60 बराबर हिस्सों में बांट के और इसमें भी मिनट का कॉन्सेप्ट ले आते हैं। तो इस तरह से हम किसी भी कंट्री की ग्लोबल पोजीशन को, ग्लोबल लोकेशन को डिटरमाइन करते हैं। और अगर हम इंडिया के कंटेक्स्ट में देखें तो इंडिया जो है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में लोकेटेड है। मतलब कि ये इस तरह की लोकेशन में आएगा, है ना। ये देखिए, ये आपका ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, ये नॉर्थ, ये साउथ है। तो इंडिया कहाँ आ रहा है? नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फेयर में आ रहा है। भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इंडिया इज लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फेयर। कहां से कहां तक उसका विस्तार है? तो लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन ऑफ इंडिया इज फ्रॉम 8 डिग्री 4 मिनट टू 37 डिग्री 6 मिनट इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन ऑफ इंडिया 68 डिग्री 7 मिनट टू 97 डिग्री 25 मिनट। ये जो है लोकेशन है इंडिया की। हमें इसकी ग्लोबल लोकेशन को जानने के रेफरेंस में 2 और बातों को जानना चाहिए। वो एक तो है लाइन ऑफ कैंसर, लाइन ऑफ कैंसर हम कहते हैं कर्क रेखा, हिंदी में उसको कहते हैं कर्क रेखा। उत्तरी गोलार्ध में या नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में डायरेक्ट सनलाइट जहां तक जाती हैं उसी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को हम लाइन ऑफ कैंसर कहते हैं। देखिए हो क्या रहा है एक्चुअल में, पृथ्वी कितनी झुकी हुई है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। पृथ्वी बिल्कुल ऐसे नहीं है बल्कि टिल्टेड है अपने एक्सिस पे। तो रोटेशन एक्सिस पे वो झुकी हुई है जिस और साथ साथ सूर्य का चक्कर भी लगा रही है। तो ऐसा नहीं होता कि पृथ्वी का एक ही हिस्सा हमेशा सूर्य के सामने रहता हो, बल्कि सूर्य के सामने आने वाला पृथ्वी का हिस्सा परिवर्तित होता रहता है। हम उस पर बाद में बात करेंगे, बहुत लंबा कॉन्सेप्ट है और वो इस वीडियो में नहीं आ सकता है, फिर हम लोग विषयांतरित हो जाएंगे। बस हमें इतना समझना है कि 2 इस तरह की लाइनें बनाई गई हैं। पृथ्वी जब इस तरफ आएगी तो भी उतना ही टिल्ट होगी और जब इस तरफ आएगी तो भी उतना ही टिल्ट होगी। सेंटर में सूर्य है, तो जब दक्षिणी हिस्सा टिल्ट होके सूर्य के सामने आता है
तो अधिकतम कितना आ सकता है सूर्य के सामने? 23.5। उत्तरी हिस्सा अधिकतम कितना आ सकता है? 23.5। जब हम इस बात पे लेक्चर लेंगे तो आप उसको कॉन्सेप्ट को समझ जाइएगा। बस इतना अभी आप समझिए कि उत्तरी गोलार्ध में सूर्य अधिकतम 23.5 डिग्री और दक्षिणी गोलार्ध में अधिकतम 23.5 डिग्री अक्षांश तक ही जाता है, या पृथ्वी इस तरह से गति करती है जिससे डायरेक्ट सनलाइट यहीं तक पड़ती है। उत्तरी गोलार्ध वाले को हम क्या कहते हैं? लाइन ऑफ कैंसर कहते हैं। ये वही वाला कैंसर है जो बीमारी हो जाती है, और इसको हम लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। तो लाइन ऑफ कैंसर जो है वो इंडिया को बहुत इक्वली इंडिया को पेनिट्रेट करती है, इंडिया के बीचों बीच से होकर जाती है और 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से जाती है और भारत के कई राज्यों से होकर जाती है। कौन कौन से राज्य हैं उनको भी आपको कहीं नोट करके रखना चाहिए और उनको याद करके रखना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले कौन आएगा? गुजरात आता है और थोड़ा सा राजस्थान का हिस्सा आता है ना। तो कौन आ गया? राजस्थान आ गया। पहले आया कौन? गुजरात। तो कर्क रेखा कहाँ कहाँ से होके गई? पहले गुजरात आया, फिर राजस्थान आया, और आगे बढ़िएगा तो मध्य प्रदेश आएगा और फिर छत्तीसगढ़ आएगा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का डिवीजन समानांतर तरीके से हुआ है, इसलिए दोनों ही आ जाएंगे। तो मध्य प्रदेश आएगा, छत्तीसगढ़ आएगा। उससे आगे जाइएगा तो पहले वो बिहार से होकर जाती थी, लेकिन बिहार के विभाजन के बाद बिहार नॉर्थ में छूट जाता है और ये किस में चली जाती है? झारखंड में चली जाती है। तो बिहार बच गया, समझ लीजिए, है ना। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। झारखंड से आगे जाइएगा तो फिर आपको कौन मिल जाएगा? वेस्ट बंगाल मिल जाएगा, और फिर त्रिपुरा और मिजोरम। तो कितने स्टेट हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो कितने स्टेट्स को पेनिट्रेट करती है ये? कितने स्टेट से होकर जाती है? 8 राज्यों से होकर जाती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। पहले तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते थे कि कौन से राज्य से होकर जाती है, लेकिन अभी जो है, हालांकि अभी भी जो इस तरह के एग्जाम हो रहे हैं, एसएससी का हो रहा है, बीपीएससी हो रहा है, यूपीपीएससी हो रहा है, या जो और छोटे बड़े एग्जाम हो रहे हैं, उनमें बहुत बार स्टेट ही पूछ लिया जाता है, लेकिन कई बार आयोग क्या करता है कि शहरों के नाम पूछ लेता है। तो आपसे निवेदन है कि आप जब भी इसको करें तो जरूर से जरूर अपने पास एटलस रखें और ये देखें कि कौन कौन से शहर हैं जो लाइन ऑफ कैंसर पर पाए जाते हैं। आप जो है इन पर अनुसंधान करिए। गुजरात के कौन कौन से शहर हैं, राजस्थान के कौन कौन से शहर हैं, मध्य प्रदेश के कौन कौन से शहर हैं, छत्तीसगढ़ के कौन कौन से हैं, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम के कौन कौन से हैं। और ऐसे शहरों को, सभी राज्यों के उन शहरों को आप चिन्हित करिएगा जो लाइन ऑफ कैंसर पे पाए जा रहे हैं या लाइन ऑफ कैंसर के अगल बगल पाए जा रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी जानने का प्रयास करिएगा कि जो लाइन ऑफ कैंसर के से सटे हुए शहर हैं उनमें कौन ज्यादा नजदीक है। जैसे मान लीजिए कि वो एक शहर मध्य प्रदेश का दे दिया, एक शहर राजस्थान का दे दिया, एक शहर जो है झारखंड का दे दिया, एक शहर वेस्ट बंगाल का दे दिया, और बोला कि इसमें से कौन ज्यादा पास में है लाइन ऑफ कैंसर के। तो इस तरह से भी आप बातों को अपने ध्यान में रखिएगा। तो जैसे मध्य प्रदेश में है भोपाल है, उज्जैन है, जबलपुर है, झारखंड का रांची है, तो ये सारे, बांसवाड़ा है राजस्थान का, तो ये सारे जगहें जो हैं बिल्कुल सटी हुई हैं उसके साथ। तो इतनी चीज़ें आप कर लीजिएगा। अब दूसरी बात आती है ग्रीनविच मीन टाइम लाइन। सॉरी, इसको ग्रीनविच मीन टाइम लाइन नहीं, ग्रीनविच मीन टाइम लाइन तो दूसरा हो गया। इसको हम कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन, है ना, IST। अब ISTL भी हमें जानना चाहिए, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन, भारत मानक समय रेखा। तो एक ऐसा आप जानते हैं कि अर्थ इज रोटेटिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, है ना। ये हमारी पृथ्वी है ना, और ये इसका एक्सिस है, और ये जो है वेस्ट है और ये ईस्ट है। तो इसका रोटेशन किधर से किधर के लिए हो रहा है? वेस्ट से ईस्ट के लिए हो रहा है। तब वेस्ट से ईस्ट के लिए हो रहा है, और सूर्य क्या है? सूर्य हम पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर मानते हैं। तो जो हिस्सा ईस्ट में होगा
बहुत ऑब्वियस है कि जो हिस्सा ईस्ट में होगा वो सूर्य के पहले सामने आएगा, तो जो हिस्सा ईस्ट में होगा वो सूर्य के सामने आएगा और जो वेस्ट में होगा वो सूर्य से पीछे पड़ेगा। इसलिए आधा गोला, गोला ऐसे है, ऐसे गोला है और ये घूम रहा है, यहाँ पे सूर्य है, तो जो इधर के लिए पहले आएगा वो सूर्य के सामने पहले आएगा। अब ये हिस्सा सूर्य के सामने, ये हिस्सा सूर्य के पीछे है, इधर रात हो रही है, इधर दिन हो रहा है। तो जिस हिस्से पे दिन हो रहा है और आधे हिस्से पे रात हो रही है, अब पूरा का पूरा गोला एक साथ तो पृथ्वी सूर्य के सामने आएगा नहीं, धीरे धीरे करके वो जिस स्पीड से रोटेट कर रही है उसी स्पीड से सूर्य के सामने वो हिस्सा आता जाएगा। अब जो हिस्सा पहले आएगा वहां सुबह पहले होगी, जो बाद में आएगा वहां बाद में होगी, और 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 बाद में होगी। तो इस तरह से अलग अलग टाइम पर पृथ्वी का अलग अलग हिस्सा अलग अलग टाइम पर सूर्य के सामने आएगा। तो हमें इसमें एक यूनिफॉर्मिटी चाहिए थी कि भाई हम कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे टाइम को। अगर हम भारत के लिए अलग घड़ी बनाएं, अमेरिका के लिए अलग घड़ी बनाएं, ब्रिटेन के लिए अलग घड़ी बनाएं, तो सब गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। तो हमें एक घड़ी चाहिए थी और हमें एक यूनिफॉर्म रूल चाहिए था। तो हमने एक नियम बनाया कि भाई 360 डिग्री वो 24 घंटे में घूम रहा है, तो 1 डिग्री कितने मिनट में घूमेगा, और 1 डिग्री जितने मिनट में घूमेगा फिर डिग्री में हमने बांट के कैलकुलेट करके आंसर निकाल लिया। जब हम इसको पढ़ेंगे डिटेल से तो उसमें बात करेंगे। और इस आधार पे हमने देखा कि भाई 1 डिग्री पर 4 मिनट समय बदल जा रहा है ना। 360 डिग्री गोला घूम जाता है, मतलब गोला पूरा घूम जाता है 24 आवर्स में। देखिए ये सब बातें हमने मान ली हैं क्योंकि पहले पृथ्वी ने घूमना शुरू किया, बाद में घंटा आया, तो 24 घंटे में पृथ्वी घूमती है। ये क्या है? ये एक स्टैंडर्ड सेट करने के लिए स्थापित किया गया मानक है। क्योंकि पहले घंटा आ गया होता, बाद में पृथ्वी ने घूमना शुरू किया होता, तो हमने घड़ी लगा के देख लिया होता, हाँ भाई 24 घंटे में घूमी। लेकिन ऐसा तो है नहीं, तो घूम तो सदियों से रही है, घड़ी तो हमने बहुत बाद में बनाई। तो हमने जितनी देर में वो घूम रही है उसको हमने 24 घंटा मान लिया और फिर 1 डिग्री पर निकाला तो हमने 4 मिनट आएगा। अगर इसको हम आप 24 घंटे को 60 से मल्टीप्लाई करके 360 से भाग दे दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा? 360 से भाग दे दीजिएगा तो ये 6 चौके 24, 4 मिनट मिल जाएगा आपको। तो 1 डिग्री गोला घूमेगा तो समय में कितना अंतर आएगा? 4 मिनट का। मतलब कि जो हिस्सा ईस्ट में होगा वो पहले सूर्य के सामने आएगा। मतलब कि ईस्ट वाला हिस्सा जब सूर्य के सामने, कोई भी हिस्सा ईस्ट में है वो सूर्य के सामने आ रहा है, तो उससे 1 डिग्री वेस्ट में जो होगा उससे 4 मिनट बाद सूर्य के सामने आएगा। मतलब यह है कि उसके यहाँ 4 मिनट बाद सूर्योदय होगा और सारा टाइम कैलकुलेशन सूर्योदय के अनुसार है। तो इस तरह से जब हमने अलग अलग देशों के समय निर्धारण, अब समस्या क्या है, अगर हम भारत को ही देखें तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट के बीच में भारत है। लगभग मोटी मोटी बात अभी हम मान रहे हैं कि 30 मिनट का डिफरेंस है। 30 मिनट के डिफरेंस में कितना डिफरेंस हो जाएगा? 120 मिनट का, है ना। 120 मिनट मतलब 2 घंटे का। अब 2 घंटे में मान लीजिए कि यहां से कोई ट्रेन चलती है, देखिए पूरब में है, ये पश्चिम में है, तो 2 घंटा समय कहाँ आगे होगा? पूरब में समय 2 घंटा आगे होगा, पश्चिम में समय 2 घंटा पीछे होगा। तो यहां मान लीजिए सुबह के 6 बज रहे होंगे तो यहाँ सुबह के 4 बज रहे होंगे। अब यहाँ से कोई ट्रेन, यहाँ से कोई हवाई जहाज उड़ान भरता है, अरुणाचल प्रदेश से कोई हवाई जहाज उड़ान भरता है पोरबंदर आने के लिए, तो यहाँ से उड़कर ये आधे घंटे में यहाँ पहुँच रहा है। यहाँ उड़ान भरी थी इसने 6 बजे, जिस समय इसने उड़ान भरी थी उस समय यहाँ 4 बज रहा था। आधे घंटे में ये पहुंचा तो 6 बजे उड़ा, 4:30 बजे पहुंचा। ये तो सारा कैलकुलेशन की ऐसी की तैसी हो जाएगी। 6 बजे जो उड़ान भर रहा है वो 4:30 बजे पहुंच जा रहा है, कतई पॉसिबल नहीं है। तो ये एक बहुत गड़बड़ हो जाता। इसके लिए दुनिया के सारे देशों ने मिलकर एक स्टैंडर्ड टाइमलाइन बनाया जिसे हम लोग GMTL कहते हैं, ग्रीनविच मीन टाइमलाइन कहते हैं। और दुनिया के सभी देशों को कहा कि आप अपने अपने स्टैंडर्ड टाइमलाइन बनाइए, और भारत ने भी अपना एक स्टैंडर्ड टाइमलाइन बनाया। जो भारत का स्टैंडर्ड टाइमलाइन है वो 82.5 डिग्री ईस्ट से लिया जाता है, 82.5 डिग्री ईस्ट से लिया जाता है। 82.5 डिग्री ईस्ट जो है वो भारत का इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन है, भारतीय मानक समय रेखा है। 82.5 ही क्यों है? क्योंकि ये बीचों बीच में पड़ रहा है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, जो अंतर्राष्ट्रीय मान्यता है, जो अंतर्राष्ट्रीय समझौता है,
इंटरनेशनल ट्रीटी है, या जो कुछ भी कह लीजिए, एक कंसेंसस है कि भाई जो भी समय तय किया जाएगा वो 7.5 डिग्री के मल्टीपल में सेट किया जाएगा। 7.5 के मल्टीपल में क्यों सेट किया जाएगा? क्योंकि ये हो जाएगा आपका 30 मिनट, 7 चौक 28, 2 30 है ना, आधा डिग्री 2 मिनट, और 7 डिग्री 7 चौक 28 मिनट, 28 2 30, 30 मिनट, आधे घंटे के डिफरेंस पे रहेंगी। जो भी इंटरनेशनल जो भी स्टैंडर्ड टाइमलाइन रहेंगी वो आधे घंटे के डिफरेंस पे रहेंगी। इस कहानी को भी आप समझ लीजिए जो बीच में छूट गई थी। अब होगा क्या कि म्यांमार में 6 बज रहा है तो यहाँ 4 बज रहा है, ये डिफरेंस रहेगा। लेकिन हमने बीच में एक लाइन खींच के क्या कर दिया, बीच में एक लाइन खींच के कह दिया भाई यहाँ जो बज रहा होगा वही पूरे भारत में बजा हुआ माना जाएगा, और यहाँ का बजना किसके रिस्पेक्ट में रहेगा, इंटरनेशनल जीएमटी के उसमें रिस्पेक्ट में रहेगा, ग्रीनविच मीन टाइम लाइन के रिस्पेक्ट में रहेगा। तो इस तरह से हमने बता दिया कि 5.5 घंटे आगे होगी, तो सब जगहों पर एक जैसा टाइम बीचों बीच में रहेगा, तो एक जैसा टाइम होगा। अगर हम यहाँ पर मानक समय रेखा मान लें और यहाँ 6 बज रहा होगा तो यहाँ 4 ही बज रहा होगा उस टाइम पे, और जबकि यहाँ की घड़ियां भी 6 बजा रही होंगी, तो मौसम 4 बजे का होगा, घड़ी 6 बजा रही होगी, बड़ा गड़बड़ लगेगा आपको। तो इसलिए जो हमने बीचों बीच में माना, 82.5 डिग्री को हमने माना। ये जो रेखा है, ये जो रेखा है जिसे आप ग्रीनविच, जिसे आप इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन कहते हैं, ये भारत के उत्तर प्रदेश में एक जगह है नैनी, जहाँ पर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन का ऑफिस है। इसी वजह से नैनी को माना जाता है आधार रेखा, कि वो नैनी से ही होकर जाती है, जो कि जीएमटीओ से 5.5 घंटे आगे है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के अलावा ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बाकी उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इन राज्यों को भी छूती है। तो आप उनकी भी एक लिस्ट बनाइएगा, जैसे इसके लिए लिस्ट बनाया वैसे उसके लिए भी एक लिस्ट बनाइएगा कि कौन कौन से राज्यों से होकर ये जाती है ना। अब हम बात करते हैं इसकी ज्योग्राफिक लोकेशन के बारे में। ये थोड़ी चीज़ें आपने इसके ग्लोबल पोजीशन के बारे में जाना, ग्लोबल लोकेशन के बारे में जाना। अब दूसरी बात ये कर रहे हैं हम लोग कि इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, और इसकी से भौगोलिक स्थिति क्या है ना, वो थोड़ा जानते हैं। तो भारत जो है वो डुअल कोस्ट कंट्री है, वो उभय उसके दोनों तरफ समुद्र तट पाया जाता है। एक तरफ अरब सागर पाया जाता है, एक तरफ बंगाल की खाड़ी, और तीसरी तरफ हिंद महासागर का क्षेत्र पाया जाता है, इंडियन ओशियन पाया जाता है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है इसके संदर्भ में जानने वाली। दूसरी बात यह है कि ये इंडियन ओशियन को ही 2 भागों में बांट रहा है। ये एक्चुअल में है इंडियन ओशियन, लेकिन लगभग 1600 किलोमीटर इंडियन ओशियन में साउथ की ओर ये घुस गया है, जिसके कारण से ये जो है इंडियन ओशियन को 2 हिस्सों में बांट देता है। इसके पूर्वी हिस्से को, इसके पूर्व वाले हिस्से को बे ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता है, और पश्चिम वाले हिस्से को अरब सागर के नाम से जाना जाता है। ये अपने इसके उत्तर में जो है इंडो चाइना पेनिनसुला है, और इसके पश्चिम में अरबियन पेनिनसुला है, और ये इंडियन पेनिनसुला कहा जाता है, भारतीय महाद्वीप कहा जाता, भारतीय प्रायद्वीप कहा जाता है इंडियन ओशियन को। ये उत्तर से दक्षिण में 3214 किलोमीटर फैला है, उत्तर से दक्षिण में 3214 किलोमीटर फैला है, और वेस्ट टू ईस्ट 2933 किलोमीटर है। तो आप देखेंगे कि दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, और अगर इस तरह से देखिएगा तो एक रेक्टेंगुलर शेप में फैला हुआ कंट्री है, चतुष्कोणीय आकार में फैला हुआ एक देश है, जिसका कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से 78,114 किलोमीटर क्षेत्र जो है वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का है। 5,180 वर्ग किलोमीटर एरिया वो है जो पाकिस्तान ने चाइना को दे रखा है, और 37,555 किलोमीटर अक्साई चीन का हिस्सा है जो चाइना ने गलत तरीके से कब्जा कर रखा है। तो इन सब को लेकर भारत का जो क्षेत्रफल हम लोग बताते हैं 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, वो इन सब क्षेत्रों को शामिल करते हुए है, जिन क्षेत्रों को ये हम कंसीडर करते हैं कि ये विदेशी टेरिटरी में आते हैं। अगर हम कुल क्षेत्रफल के आधार पर जो हमारा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, अगर इसके कुल आधार पर हम देखें तो ये भारत जो है वो क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, 7th लार्जेस्ट कंट्री है
अकॉर्डिंग टू 7th लार्जेस्ट कंट्री अकॉर्डिंग टू एरिया, और सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। ये मजे की बात है ना, सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है पॉपुलेशन वाइज। तो अभी हम लोगों ने देखा कि ये एरिया वाइज 7th लार्जेस्ट कंट्री है और पॉपुलेशन वाइज सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है। जो इससे बड़े 6 देश हैं, 7th लार्जेस्ट ये है, तो 6 सबसे जो बड़े देश हैं उनमें रूस है, रशिया है, इनकी भी एक लिस्ट आप बना लीजिएगा, है ना, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि एरिया वाइज सबसे बड़ा कौन है, या कुछ इस तरह से करके क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो नंबर 1 पे रसिया है, नंबर 2 पे कनाडा है, नंबर 3 पे यूएसए है। एरिया वाइज आप वर्ल्ड मैप को अपने पास रखिएगा तो ये सारी बातें आपको समझ में आएंगी। 4th नंबर पे चाइना है, चाइना पॉपुलेशन में नंबर 1 पे है और एरिया वाइज नंबर 4 पे है। और 5th नंबर पे ब्राज़ील है, 6th नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है, और 7th नंबर पे इंडिया महान है, भारत देश महान है हमारा, वो 6ठे नंबर पे है, 7वें नंबर पे है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए इंडिया के कंटेक्स्ट में, इंडिया का क्षेत्रफल और ये सब वो सब मिला के। अब हम लोग एक एक करके और भी बातों पर आगे बढ़ते हैं। अगली बात है हमारा फ्रंटियर। तो जैसा कि हम लोगों ने बात किया कि इंडिया की बाउंड्री शेयरिंग जो है, इंडिया का फ्रंटियर जो है वो 2 तरह से पाया जाता है। एक जो है वो स्थल से जुड़ा हुआ फ्रंटियर पाया जाता है और दूसरा जल से जुड़ा हुआ पाया जाता है। लैंड से जुड़े हुए कौन कौन से सीमा रेखाएं हैं? भारत जो है लगभग 15,200 किलोमीटर की बाउंड्री बनाता है, लैंड फ्रंटियर है ये इंडिया का। 15,200 किलोमीटर, 15,106 किलोमीटर एग्जैक्टली है वो, है ना। इनमें से सबसे नंबर 1 पे कौन है? इनमें से सबसे नंबर 1 पे बांग्लादेश है, जो कि सबसे बड़ी सीमा रेखा बनाता है भारत के साथ, 4,096.7 किलोमीटर। दूसरे नंबर पे चाइना है, तीसरे नंबर पे पाकिस्तान है, हाँ, चौथे नंबर पे नेपाल है, 5वें पे म्यांमार है, फिर भूटान है, और सबसे छोटी बाउंड्री बनाता है अफगानिस्तान। ओके, बांग्लादेश की सीमा रेखा है 4,4096.7 किलोमीटर। चाइना की है 3,488 किलोमीटर, जो कि बहुत ही विवादित है और आजकल तो बहुत ही कंट्रोवर्सी चल रही है उसको लेकर। 3,323 किलोमीटर है पाकिस्तान, जो कि हमारा परम मित्र है। नेपाल की सीमा रेखा 1751 किलोमीटर है, 1751 किलोमीटर है। म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर है, 1643। और भूटान के साथ जो है वो है आपका 699 किलोमीटर, 699 किलोमीटर। और ये है अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर है, सबसे कम सीमा रेखा इसी के साथ है। और जब इनको देखिएगा तो 15,106 किलोमीटर आएगा, 15,106.7 किलोमीटर आएगा, जो कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार है। तो ये विभिन्न देशों के साथ हमारी सीमा रेखाएं हैं। इन पर हम लोग अगले वीडियो में थोड़ा डिटेल से चर्चा करेंगे। कौन कौन सी सीमा रेखा है, कैसे उसका नाम पड़ा है, क्या क्या उसके अंतर्गत आता है, कहाँ कहाँ पे विवाद खड़ा हुआ है, जैसे पाकिस्तान के साथ कौन कौन से राज्यों के साथ सीमा बंटवारा किया गया,
और उनमें से किस राज्य में पाकिस्तान की सीमा ज़्यादा है, किस में कम है। सेम अफगानिस्तान में चाइना के साथ, नेपाल के साथ सब हम डिटेल से बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस करेंगे, तो आपको ये बातें समझ में आएंगी। इनके बाद फिर हम लोग फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया में चलेंगे, भारत के भौतिक विभाजन में चलेंगे, इन सारी चीज़ों को करने के बाद। तो आज के वीडियो में हम यहीं तक करेंगे। हमने आपको ये बता दिया है। अच्छा, वाटर बाउंड्रीज के साथ कौन कौन है, तो वाटर बाउंड्री जो है हमारी किसके किसके साथ है, हमने आपको बताया कि 3 देश जो हैं हमारे साथ जलीय सीमा रेखा का निर्माण करते हैं। यहाँ पे इंडोनेशिया है, ग्रेट चैनल जो है इंडोनेशिया और उसको अलग करता है, इंडोनेशिया और अंडमान निकोबार को। ऊपर जो है कोको चैनल अलग करता है म्यांमार और अंडमान निकोबार को। यहाँ पर जो है ये हिस्सा 9 डिग्री चैनल जो है अलग करता है इंडियन ओशियन को मालदीव से, और जो 8 डिग्री चैनल सॉरी, और जो यहाँ पर मन्नार की खाड़ी है, गल्फ ऑफ मन्नार है, और वो अलग करता है पाक की खाड़ी सॉरी, बे ऑफ पाक जो है वो अलग करती है श्रीलंका को भारत से। तो जलीय सीमा कहाँ कहाँ पे है, जलीय सीमा पे कौन कौन से देश आ रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि इसमें मालदीव आ रहा है ना, और इसके अलावा जो है आपका श्रीलंका, और श्रीलंका के बाद इंडोनेशिया, और अगर आप चाहें तो आप ये भी कह सकते हैं कि म्यांमार भी भारत के साथ जलीय सीमा का निर्माण करता है ना। तो ये बातें हमें अगली क्लास में करनी है, कैसे कैसे कौन कौन सी सीमाएं बन रही हैं, क्या उनका महत्व है। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों तक पहुंचाइए, और अगले वीडियो में हम इससे आगे की बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।